अच्छा, हम लोग अब तक जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक्स हो गई हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया है, वाटर, कार्बन, लिपिड्स। अब प्रोटीन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं, सबसे पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए कि क्या है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या मतलब इसका, कि हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं, वो वाले कंपाउंड जिनमें कार्बन और CH बॉन्ड मौजूद हो, उनमें क्या है, मोस्ट अबंडेंट है। ये आपका MCQ भी आया है नम्स 2020 में, उन्होंने यही पूछा है कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन क्या है, तो वो प्रोटीन है। अगर पूछे मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस, तो वो जाहिर है वाटर होता है, 70% ऑफ वाटर होता है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल बनाता है। 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल बनाता है, मतलब क्या, कि अगर ये सेल है, इसके अंदर 70% तो वाटर मौजूद होगा, मगर इसके अलावा अगर वाटर को हम निकाल दें, वाटर को माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद अब 30% बचा, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्राई वेट ऑफ सेल। इस 30% का भी आधा, मतलब 30% का भी 50% आप कह लें या हाफ कह लें, वो क्या बनाता है, वो प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़े से फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, प्रोटीन्स के फंक्शंस। फंक्शन में क्या आ जाता है, प्रोटीन जो है, इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर रोल है, मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर, जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन वगैरह, ये बना रहा होता है प्रोटीन, स्ट्रक्चर रोल। उसके बाद दूसरा क्या है, इंजाइम्स। जितने भी हमारे इंजाइम्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो स्पीड करते हैं, स्पीड अप करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। उसके बाद क्या है, कुछ हार्मोन्स, सारे हार्मोन्स नहीं, कुछ हार्मोन, जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन है, ये प्रोटीन से बने होते हैं। इंसुलिन प्लस ग्लूकागॉन, ये किससे बने हुए हैं, ये बने हुए हैं प्रोटीन से। उसके बाद हार्मोन्स क्या होते हैं, एक्चुअली हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं, मतलब एक जगह से केमिकल मैसेज लेके जाते हैं और दूसरी जगह देते हैं। ठीक है, केमिकल मैसेंजर। उसके बाद चौथा फंक्शन है कि ये कैरियर्स हो सकते हैं। कैरियर्स का क्या मतलब, जैसे हीमोग्लोबिन है, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन क्या करता है कि फ्लूइड जो है, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स हैं, अगर ये ब्लड वेसल है कोई, इसके अंदर से फ्लूइड को बाहर जाने से रोकेगा, तो प्रिवेंट करता है फ्लूइड लीकेज। ठीक है, इसके बाद है अगला फंक्शन इसका, ये है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी जिसको हम और क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स। ये भी क्या है, ये भी प्रोटीन से बनी होती हैं, और इंटरफेरॉन्स भी प्रोटीन से बने होते हैं। दोनों का फंक्शन क्या है, दोनों जो है हमें पैथोजन से बचाते हैं, पैथोजन से जो है वो डिफेंड करते हैं। पैथोजन, पैथोजन क्या है, पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, पैथोजन। इसके बाद छठा फंक्शन देखें तो ब्लड क्लॉट बनाने में काम आता है। ब्लड क्लॉट, जैसे फिब्रिन है, जैसे अगर हमें कोई इंजरी हो, ब्लड निकले, तो कुछ टाइम बाद ब्लड रुक जाता है। क्यों रुकता है, क्योंकि फिब्रिन जो है वहाँ पर आके डिपॉजिट हो जाता है, ब्लड को रोक देता है। ऐसे ही मूवमेंट में काम आता है। मूवमेंट किसकी, मूवमेंट ऑर्गेनिजम्स की भी हो सकती है। जैसे हम मूव करें तो हमारे मसल मूव करते हैं, तो उनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। ऑर्गन की मूवमेंट भी हो सकती है, या क्रोमोसोम की मूवमेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो सारी मूवमेंट्स में प्रोटीन ही काम आ रहा होता है। उसके बाद आठवां फंक्शन क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल है। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब कि हमारे मसल्स में मौजूद होगा, जैसे एक्टिन, मायोसिन, और मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम देता है ये। अब देख लेते हैं कि अब इसकी बेसिक कंपोजिशन देखते हैं कि प्रोटीन जो है वो किससे बना हुआ है। अच्छा, प्रोटीन जो है वो एक्चुअली क्या है कि पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड है। ठीक है, अमाइनो एसिड बहुत सारे मिलेंगे, जैसे एक अमाइनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत सारे मिलेंगे तो प्रोटीन बन जाएगा। तो यही आपका सवाल आया है ईटा 2014 में, कि पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड का उन्होंने पूछा है क्या होता है, प्रोटीन बनाते हैं। अब किससे बना होता है, इसमें क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है, और कभी कभी जो फेडरल बुक में मेंशन है कि आयरन, आयोडीन और मैग्नीशियम भी हो सकता है। मेनली जो है वो ये हैं, ये चार। ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फर कभी कभी होता है। उसके बाद नंबर ऑफ अमाइनो एसिड डिफर करते हैं। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं प्रोटीन में, और कम भी हो सकते हैं। जैसे कोई ऐसी प्रोटीन भी हो सकती है जिसमें 3000 अमाइनो एसिड हो,
और कोई ऐसी प्रोटीन भी हो सकती है जिसमें 3000 से भी ज़्यादा हो, ठीक है। तो प्रोटीन्स में डिफ़र कर सकते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर के हिसाब से। उसके बाद हम ये देखते हैं कि टोटल अमाइनो एसिड कितने डिस्कवर हो चुके हैं। 170 टोटल अमाइनो एसिड है, क्या डिस्कवर्ड अमाइनो एसिड है? डिस्कवर्ड। ये सवाल भी आपको पूछा था एमडी कैट 2017 में कि कितने डिस्कवर्ड अमाइनो एसिड हैं, तो कितने हैं वो? 170। उसके बाद 25 जो है वो प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है। प्रोटीन में मौजूद कितने होते हैं? 25 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। और जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो हमारी बॉडी में, उनमें कितने होते हैं? 20 मौजूद होते हैं मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स में। और ये सवाल आपसे पूछा भी है कि मोस्ट ऑफ प्रोटीन में कितने होते हैं अमाइनो एसिड, तो 20 होते हैं। ये आया है एमडी कैट 2019 में भी और 2017 में भी, ठीक है। अब इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं। ये बेसिक अब तक हमने बातें कर ली, अब थोड़ा सा जो है वो स्पेसिफिक बातें करते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या है? इसमें एक कार्बन होता है जिसको क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। उसके साथ एक रेडिकल अटैच होगा, उसके साथ रेडिकल के साथ एक जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन अटैच होगा। एक तरफ अमाइनो ग्रुप होगा और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, COH, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है, जब मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पूरा स्ट्रक्चर ये कॉमन होता है। जो अमाइनो एसिड एक दूसरे डिफर करते हैं वो इस आर ग्रुप की वजह से डिफर करते हैं। अगर आर की जगह एच हो तो ये ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, वो बन जाता है। अगर आर की जगह CH3 हो तो एलेनिन बन जाता है। अगर आर की जगह CH2OH हो तो सीरीन बन जाता है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा सिर्फ आर चेंज हो रहा है और अमाइनो एसिड जो है वो चेंज हो रहे हैं। और यही आपसे इन्होंने 2005 में पूछा। अब 2005 एमडी कैट है, ईटा मुझे ये से इतना याद नहीं है। 2005 में इन्होंने पूछा कि यही कि अमाइनो एसिड मेनली डिफर कहाँ करता है, तो आर ग्रुप पे कर रहा होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ मेनली डिफर, ठीक। अच्छा, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब जो है अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन कैसे बना रहा है ये हम देखते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? पेप्टाइड फॉर्मेशन। ये कैसे होती है? ठीक है, दो अमाइनो एसिड हम सामने ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं ग्लाइसिन और एक ले लेते हैं एलेनिन, ठीक है। बुक्स में भी यही दिए हुए हैं ज़्यादा। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था ये क्या है? ये है इसका कॉमन स्ट्रक्चर, ठीक है। हमने यहाँ देखा इसका कॉमन स्ट्रक्चर होता है ये ना, कि ये वाला कार्बन होगा, ये COH होगा, NH2 होगा और ये H मौजूद होगा। तो ये हमने ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ बना लिया। अगर हम इसमें H लगा दें जैसे हमने अभी देखा, तो क्या बन जाता है? ग्लाइसिन। तो ये बन गया ग्लाइसिन, हमने लिया। ऐसे ही एक और अमाइनो एसिड लेते हैं, पहले कॉमन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये कॉमन स्ट्रक्चर, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये NH तो कॉमन बना लिया। अगर CH3 आ रहा है तो इससे क्या बन रहा है हमारे पास? एलेनिन। अब क्या करना है हमने? अगर यहाँ से OH निकल जाए और इस यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए तो ये मिलके क्या बना लेंगे? वाटर। जब ये वाटर बनेगा, ये वाटर बन गया और कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है, वाटर निकल रहा है तो क्या है? कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है। और कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद अब दोबारा हम वही स्ट्रक्चर बनाते हैं, NH2 कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। OH तो निकल गया, यहाँ से सिर्फ H निकला है, ठीक है। तो यहाँ से H निकला तो यहाँ NH तो मौजूद होगा, ठीक है। और NH मौजूद है, ये NH को मैं ऊपर बना लेता हूँ, ये H मौजूद है। और यहाँ पर कार्बन और CH3 और हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड हो गया। तो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन का। ये क्या कहला रहा है? ये इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड किन के बीच में? कार्बन और नाइट्रोजन के। दो हमने अमाइनो एसिड लिए थे, उनको मिलाया था। कैसे मिल रहे थे? एक अमाइनो एसिड का कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH वाले से OH निकल रहा था, अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन निकल रहा था। जब निकले तो आपस में मिल गया। जो मिले किससे? कार्बन और नाइट्रोजन आपस में मिले। जब ये मिले तो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? एक्चुअली ये कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। और ये स्ट्रक्चर जो बना ये वाला, ये क्या कहलाएगा? ग्लाइसाइल एलेनिन। क्योंकि एक ग्लाइसिन लिया था, एक एलेनिन, तो क्या कहलाएगा? ग्लाइसाइल एलेनिन। अच्छा, अब हमें यहाँ पर एक बात ये पता होनी चाहिए कि ये जैसे अब ये बना हमारे पास ग्लाइसिन एलेनिन, इसके दोनों एंड्स जो रिएक्टिव हैं, ये वाला एंड भी ये वाला एंड भी। क्यों? देखें, अगर इस एंड से कोई अमाइनो एसिड आया और उसने अमाइनो एसिड का COH ग्रुप यहाँ था और उसने यहाँ से OH रिलीज कर दिया, ये NH2 अपना H रिलीज करेगा तो यहाँ पर एक और अमाइनो एसिड आगे ऐड हो सकता है। ऐसे ही अगर अमाइनो एसिड यहाँ से आया और उसका NH2 ग्रुप यहाँ हुआ और उसने अपना हाइड्रोजन रिलीज कर दिया तो वो वाला यहाँ से OH रिलीज होगा, यहाँ से आके ऐड हो सकता है। तो हम क्या इसलिए कहते हैं कि बोथ एंड्स क्या होते हैं अमाइनो एसिड के? रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि और अमाइनो एसिड यहाँ आके जो है रिएक्ट करके और पेप्टाइड बॉन्ड जो है बना सकते हैं।
तो इन्होंने यही पूछा है नम्स 2015 में कि रिएक्टिव एंड्स कौन से होते हैं, तो वो दोनों होते हैं, कार्बोक्सिलिक एंड भी रिएक्टिव होगा और NH2 वाला एंड भी रिएक्टिव होगा। यही सवाल इनका आया था नम्स 2015 में। ठीक है, उसके बाद हमने ये तो देख लिया प्रोटीन बन कैसे रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बन कैसे रहा है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ते कैसे हैं। पेप्टाइड ब्रेकडाउन इसको हम कैसे तोड़ेंगे? इसका सिंपल है कि हम एंजाइम ऐड करेंगे। ठीक है, हाइड्रोलिसिस होगी सबसे पहली बात। देखें यहाँ हो रही थी कंडेंसेशन, कहाँ गया, हमने यहाँ देखा था, ये हो रही कंडेंसेशन मतलब वाटर निकल रहा था, इसका उल्टा कर देंगे, वाटर ऐड करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, लाइसिस का मतलब तोड़ना। तो वाटर की मौजूदगी में कोई चीज़ तोड़ रहे हैं हम। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और एंजाइम क्या है? प्रेजेंट है। ज़ाहिर है एंजाइम तो प्रेजेंट होना चाहिए क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ही बढ़ाता है ये। अच्छा, हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अब क्या है, अगर मिसाल के तौर पर ये प्रोटीन है और लाखों अमाइनो एसिड इसमें है और हमने इसको तोड़ के एक ऐसा स्ट्रक्चर बना जिसके अमाइनो एसिड क्या थे? मोर देन 10 अमाइनो एसिड थे। तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेप्टोन। ठीक है, एक बात, हमने इसको फर्दर तोड़ा और लेस देन 10 अमाइनो एसिड बने, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे पेप्टाइड। इसको फर्दर तोड़ा और सिंगल अमाइनो एसिड मिल गया तो इसको क्या ही कहेंगे? अमाइनो एसिड ही कहेंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी टर्म्स थी जो कि सिन की बुक में मेंशन है। अच्छा, उसके बाद हमें ये यहाँ पर हमने देख लिया था। ठीक है, 20 अमाइनो एसिड हमने देख लिया था ह्यूमन बॉडी में होते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बता देता हूँ कि अमाइनो एसिड कैसे मिलते हैं। जो मिलने को क्या कह रहे हैं? पेप्टाइड फॉर्मेशन कह रहे हैं। और जो COH वाले का OH है ये निकलेगा और NH2 का H निकलेगा, वाटर बनेगा और आपस में कार्बन और नाइट्रोजन जुड़ जाएंगे। जब जुड़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। उसके दोनों एंड्स क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, हमने ब्रेक डाउन तभी देखा। उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देखिए प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए हमें 3 बातें हम कंसिडर करते हैं। क्या कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं उस प्रोटीन में, एक बात। दूसरी बात क्या कंसिडर करते हैं कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड क्या है, और तीसरी बात शेप ऑफ प्रोटीन देख रहे होते हैं। अब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी। तो हम प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए 2 बातें देखते हैं, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए देखते हैं, और तीसरी बात हम बाकी सारे सेकेंडरी के लिए, क्वाटर्नरी के लिए, ठीक है, और टर्शियरी के लिए भी तीनों बातें शेप ऑफ प्रोटीन देखते हैं। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, पहले क्या है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है। लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड मतलब कि अमाइनो एसिड ऐसे जुड़े होंगे, ये लीनियर सीक्वेंस हो गया। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? इंसुलिन इसकी एग्जांपल है। इंसुलिन क्या है? इसकी एग्जांपल है। अब इसमें मैंने आपको बताया नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि नंबर और सीक्वेंस किसको कंसीडर कर रहे होते हैं? प्राइमरी में। तो हम नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को देख रहे हैं। अच्छा, नंबर, एक साइंटिस्ट है हमारे पास जिनका नाम आपके बुक्स में मेंशन है, आप नाम देख लीजिएगा क्या है, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं होता वो। उन्होंने क्या बताया कि इंसुलिन में टोटल 51 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं और 2 चेन्स में होते हैं। ठीक है, एक चेन में कितने होंगे? 30 होंगे और दूसरी चेन में कितने होंगे? 21 होंगे। अमाइनो एसिड है, ये भी अमाइनो एसिड है। दोनों जब कलेक्टिवली मिलेंगे तो मिलके कितने बना लेंगे? 51 अमाइनो एसिड। ठीक है, मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ और कि ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है। पहली चेन में कितने थे? 30, दूसरी चेन में कितने हैं? 21, और दोनों ने मिलके क्या बनाया हुआ है? इंसुलिन बनाया हुआ है। और टोटल अमाइनो एसिड कितने हैं इनके? 51। मगर आपस में दोनों चेन किससे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है सल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है, ये जुड़ी हुई है आपस में दोनों चेन किससे? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है, सल्फाइड डाइसल्फाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड। हमने अभी पढ़ा था प्रोटीन में सल्फर मौजूद होता है। ठीक है, दोनों चेन के सल्फर आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इंसुलिन की बात हो गई। अब हम देखते हैं हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन में कितने प्रोटीन्स मौजूद होते हैं? यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स होंगी, इंसुलिन में 2 थी, यहाँ पर 4 चेन्स हैं। यहाँ देख लेते हैं, ये एक चेन, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। 2 चेन क्या होती हैं? अल्फा, और 2 चेन क्या होती हैं? बीटा। हर अल्फा के पास कितने अमाइनो एसिड होते हैं? हर अल्फा के पास 141 अमाइनो एसिड। तो जब 2 अल्फा हैं तो कितने हो जाएंगे टोटल? 282 अमाइनो एसिड। हर बीटा के पास कितने हैं? 146 अमाइनो एसिड। तो ये 2 हैं,
तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 292 अमीनो एसिड। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो एक हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 574 अमीनो एसिड मिल गए। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, हेमोग्लोबिन में क्या है, 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स। जो अल्फा चेन्स हैं, हर अल्फा में 141 होता है और हर बीटा में 146 होता है। जब दो चेन्स हैं, 141 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 282 और 146 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 292 और दोनों को ऐड करेंगे तो 574 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में। अच्छा, एमसीक्यू थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपसे पूछा है इन्होंने ईटा 2013 में यही पूछा है, ये हेमोग्लोबिन के बारे में ईटा 2013 में। ये क्या कह रहे हैं कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का इन्होंने इन हेमोग्लोबिन ये पूछा है। तो कौन कौन सी चेन होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, यही बातें इन्होंने यहाँ पर पूछी हैं। उसके बाद हम देखते हैं साइज ऑफ प्रोटीन किस पे डिपेंड करता है। ये हमने देख लिया, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। ये दो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए चीज़ें थी, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। अच्छा, अब जो है साइज ऑफ प्रोटीन देखते हैं क्या है। साइज ऑफ प्रोटीन किस पे डिपेंड करता है, एक तो ये नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पे डिपेंड करता है, उसके बाद टाइप ऑफ अमाइनो एसिड पे डिपेंड करता है। मतलब क्या कि अगर प्रोटीन बड़ी है, अगर मिसाल के तौर पे एक प्रोटीन में 5 अमाइनो एसिड है, एक में 10 है, तो 10 वाली दायरे बड़ी होगी, तो नंबर से ये मतलब है। टाइप का क्या मतलब है, अगर अमाइनो एसिड एक छोटा है और एक बड़ा है, तो जब बड़े वाला अमाइनो एसिड मौजूद होगा किसी प्रोटीन में तो सारे वो प्रोटीन बड़ी होगी, और छोटे वाला होगा तो प्रोटीन छोटी होगी। तो साइज जो है इन दो चीज़ों में डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। अब सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड में थोड़ी सी और बात करनी पड़ेगी। नंबर में तो हम कर चुके हैं हेमोग्लोबिन और इंसुलिन को लेके, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड में थोड़ी सी और बात थोड़ी सी डिटेल में करनी पड़ेगी कि क्या कि हमारी बॉडी में तकरीबन 10,000 की तरह की प्रोटीन मिलती हैं, 10,000 तरह की प्रोटीन मौजूद होती हैं। मगर ये 10,000 की तरह प्रोटीन जो है ये सिर्फ बनी हुई है ओनली फ्रॉम 20 अमाइनो एसिड। ये कैसे देखें, अगर मिसाल के तौर पर एक नंबर है 123, ठीक है, इसको हम अरेंज कर दें ऐसे 132, इसको दोबारा अरेंज करते हैं 321, इसको अरेंज करते हैं 213, तो ऐसे देखें कितने और अरेंज करते हैं, कितने स्ट्रक्चर बनने हैं, मगर नंबर वही 3 ही है। तो ऐसे ही अमाइनो एसिड सिर्फ 20 ही हैं, मगर यही डिफरेंट अरेंजमेंट से जो है वो 10,000 तरह की प्रोटीन बना रहे हैं। अच्छा, अब ये अरेंजमेंट कैसे, कौन कंट्रोल करता है, कैसे होता है, तो होता ये है कि ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड हम पढ़ेंगे इसके बाद, न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए वो कंट्रोल कर रहा होता है, कंट्रोल दिस सीक्वेंस। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेस होती हैं, जैसे अलग अलग नाइट्रोजनस बेस होती हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे साइटोसिन है, थायमीन है, एडेनिन है, ये अगर तीनों मिल जाएं तो ये अमीनो एसिड बना लेती हैं एलानिन, ठीक है। ऐसे ही थायमीन है, गोनिन है, मिल जाएं तो क्या बना लेती हैं, थ्रियोनिन। ऐसे ही साइटोसिन और एडेनिन मिल जाए तो क्या बना लेती हैं, ग्लाइसिन। तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट जो है जो मिल रहे हैं हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजनस बेसिस डिफरेंट डिफरेंट है। साइटोसिन एक नाइट्रोजनस बेस है, थायमीन एक है, एडेनिन एक है। तो अलग अलग जो नाइट्रोजनस बेस मिल रहे हैं और 3 का पेयर बना के एक अमीनो एसिड को जो है वो बना रहे हैं। तो ऐसे ही अलग अलग हमारे पास नाइट्रोजनस बेस मिलते रहेंगे और अलग अलग अमीनो एसिड जो है वो बनाते रहेंगे। और इनके मिलने को कौन कंट्रोल करता है, इनके मिलने को जो है वो डीएनए कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये सीक्वेंस को ऐसे थोड़ी सी सीक्वेंस की बातें हैं कि क्या कि 10,000 तरह की प्रोटीन होती हैं और सिर्फ 20 अमीनो एसिड बनाते हैं डिफरेंट तरह के अरेंज होके, और उस अरेंजमेंट को डीएनए कंट्रोल कर रहा होता है। डीएनए भी कैसे करता है कि जो अलग अलग नाइट्रोजनस बेस है उसको अलग अलग तरह से मिला देता है। तो जैसे ये 3 अलग तरह से मिली, 3 अलग तरह से, 3 अलग तरह से, तो अलग अलग वो नाइट्रोजन बेस मिलती रहती हैं और अलग अलग तरह के अमीनो एसिड बनते रहते हैं। मगर अब मसला ये है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है ये स्पेसिफिक है, बहुत हाईली स्पेसिफिक होता है, हाईली स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चाहिए होता है हमें। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाए तो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो बुक्स में मेंशन भी है, फेडरल में, सिंध में, पंजाब में, सिकल सेल एनीमिया को इन्होंने बताया हुआ है। देखें, 5 हमने पढ़ा था भी हीमोग्लोबिन में 574 अमीनो एसिड मौजूद थे। और अगर एक डिजीज़ होती है सिकल सेल एनीमिया, उसमें हमने अभी पढ़ा हीमोग्लोबिन में एक 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा होती हैं। ये बीटा बीटा चेन में, बीटा चेन के 6 अमीनो एसिड, देखिए ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा अमीनो एसिड है। यहाँ पर ग्लूटामेट होना चाहिए था, उसकी जगह वेलिन आ गया, ठीक है। एक अमीनो एसिड चेंज हुआ तो 2 चेन है तो 2 अमीनो एसिड चेंज हो जाएंगे। तो 574 में से सिर्फ 2 अमीनो एसिड क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, चेंज, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लीड टू
सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। 2 अमीनो एसिड चेंज होने से हमें एक डिजीज हो रही है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें रेड ब्लड सेल क्या हो रहे हैं, रेड ब्लड सेल सिकल शेप हो रहे हैं, सिकल शेप हो रहे हैं और ऑक्सीजन को प्रॉपर्ली बाइंड नहीं कर पा रहे हैं और इससे इवन डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इतनी जो है खतरनाक जो है वो ये सीक्वेंस अगर ख़राब हो जाए, इतनी खतरनाक कंडीशंस आ जाती हैं। सिर्फ क्या हुआ, 2 अमीनो एसिड 574 में से चेंज हुए और पूरा जो सीक्वेंस चेंज हो गया, पूरे फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो गया और इवन डेथ तक बात चली गई। तो सीक्वेंस जो है इतना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर की हमने अब तक सारी बातें देखी कि नंबर ऑफ सीक्वेंस हम प्राइमरी स्ट्रक्चर में देख रहे थे। प्राइमरी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा दोबारा बताऊंगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है जिसमें अमीनो एसिड ऐसे जुड़े हुए होते हैं और इसकी इंसुलिन एग्जाम्पल है। नंबर को देखें तो नंबर में हम इंसुलिन की देख रहे होते हैं एग्जाम्पल और हेमोग्लोबिन की एग्जाम्पल देख रहे होते हैं। उसके बाद अगर सीक्वेंस में देखें तो सीक्वेंस के हमें ये पता होना चाहिए 20 अमीनो एसिड होते हैं सिर्फ हमारी बॉडी में और न्यूक्लियोटाइड अलग अलग तरह अरेंज होकर, नाइट्रोजनस बेस जो है वो अलग अलग तरह अरेंज होकर जो है वो अलग अलग अमीनो एसिड बना रही होती हैं, वो डीएनए कंट्रोल कर रहा होता है। और उसके बाद एक डिजीज का हमने डिस्कस किया। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अगला स्ट्रक्चर प्रोटीन का डिस्कस करें। सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है कि क्वाइल हो जाती है, जो हमारी ये लीनियर स्ट्रक्चर था ऐसा, ये क्वाइल हो जाएगा, ठीक है। क्वाइल होकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। ये क्वाइलिंग क्यों होती है मैं ये भी आपको समझाता हूँ, मगर इसकी पहले एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। हेयर इसकी एग्जाम्पल है और स्पाइडर वेब इसकी एग्जाम्पल है। अच्छा, अब ये क्वाइल कैसे होते हैं मैं आपको पहले समझाता हूँ। जैसे ये देखें, अगर ये अमीनो एसिड की लीनियर जो है वो चेन है, लीनियर चेन है अमीनो एसिड की। अब हुआ क्या, अगर ये समझे पहला अमीनो एसिड है और ये चौथा अमीनो एसिड है, तो यहाँ पर पहले और चौथे के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में बन जाएगा। जब भी पहले और चौथे के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्री चेंज हो जाएगी, ये इस तरफ खिंचेगा और ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो तरह के फर्दर स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे, एक हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और एक होता है बीटा प्लेटेड। ये इसकी एग्जाम्पल है, बीटा प्लेटेड, ठीक है। हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है कि हेलिक्स स्ट्रक्चर में स्पाइरल्स बनते हैं, वही जो मैंने आपको समझाया, स्पाइरल बनते हैं, मतलब ऐसे स्पाइरल स्ट्रक्चर बन जाएगा। मगर इसकी जो ज्योमेट्री है वो यूनिफॉर्म होती है। ज्योमेट्री मतलब क्या, अगर ये स्पाइरल है एक, अगर ये एक स्पाइरल है तो हर टर्न पे, जैसे ये एक टर्न आ रहा है तो हर टर्न पे 3.6 अमीनो एसिड मौजूद होंगे, ऐसे अगले टर्न पे 3.6। मतलब ये क्या है, एक जो है वो ऑर्गेनाइज वे में जो है वो चीज़ें चल रही हैं कि हर टर्न पे 3.6 अमीनो एसिड ही आ रहे हैं, यूनिफॉर्म चीज़ें चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी टर्न पे 5 हो जाएं, किसी टर्न पे 6 हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर हम देखें बीटा प्लेटेड को, बीटा प्लेटेड में क्या होता है कि फ्लैट शीट्स होती हैं, फ्लैट शीट्स, ठीक है। इसमें भी क्यों, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको ये थोड़ा सा बताना चाहिए। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम बात कर रहे हैं ये इसमें कैसे हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें जो हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, एक नॉर्मल प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखें ये अल्फा कार्बन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH है, ठीक है। यहाँ पर क्या NH2, यहाँ पर रेडिकल और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, ये जो हाइड्रोजन है NH2 का हाइड्रोजन, ठीक है, और इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, इसका ऑक्सीजन, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो क्या कहलाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही मैंने आपको यहाँ जैसे समझाया कि पहला अमीनो एसिड चौथे अमीनो एसिड से मिल रहा है, तो कैसे मिल रहा है, किसी एक अमीनो एसिड का हाइड्रोजन मिल रहा होगा और दूसरे अमीनो एसिड का ऑक्सीजन मिल रहा होगा, आपस में बॉन्ड बना रहे होंगे और बॉन्ड से ये इस तरफ खिंच रहा होगा, खिंच के जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। अब MCQ देख लेते हैं इसके, 2 MCQ हम देखेंगे इसमें। पहले हम देखते हैं, मैंने आपको बताया हेयर इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हेयर कैसे है, जैसे इन्होंने पूछा MD कैट 2016 में, थोड़ा सा घुमा के इन्होंने ये चीज़ पूछी है, ठीक है। कैसे पूछा कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फाउंड इन केराटिन, ठीक है। ये इन्होंने पूछा है, मतलब क्या कि इन्होंने
केराटिन का वर्ड यूज़ कर लिया। जो हमारे हेयर हैं, हेयर में केराटिन होता है, आपको पता होगा एक प्रोटीन होती है केराटिन जो कि हेयर्स में मौजूद होती है। तो इन्होंने सेकेंडरी स्ट्रक्चर का वर्ड यूज़ कर लिया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फाउंड इन केराटिन। तो इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए कि हेयर इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा घुमाया बात को, पूछना वो हेयर का ही चाह रहे थे कि हेयर इसके किसके एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद जो है वो, ठीक है, ये एक एमसीक्यू ही काफ़ी है। अच्छा, अगला जो है हम देखते हैं इसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर। थर्ड है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी का मतलब क्या है कि 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा प्रोटीन का। जैसे पहले जो है प्राइमरी में क्या था, अमाइनो एसिड जो है ऐसे अरेंज थे, अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड। सेकेंडरी में क्या हुआ, कॉइल बन गया, स्पाइरल बन गया। टर्शरी में क्या होगा कि 3D स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा एक 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सुपर कॉइलिंग हो जाएगी, फोल्ड्स बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर बन जाता है। वो कैसे बनता है कि जो अमाइनो एसिड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, चेन क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें ये बताना चाहिए कि इसमें बॉन्डिंग कौन सी मौजूद होती है। ये थोड़ा सा आपको याद भी करना पड़ेगा। बॉन्डिंग कौन सी, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमने ऊपर पढ़ा वैसे ही मौजूद होगा। उसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड, क्यों, क्योंकि प्रोटीन में जो है वो सल्फर मौजूद होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। उसके बाद एक और बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। ये थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। आयनिक बॉन्ड ये थोड़ा सी समझना जो है वो ज़रूरी है। आयनिक बॉन्ड कैसे मौजूद होता है, देखिए प्रोटीन का स्ट्रक्चर था कार्बन, इसके साथ यहाँ पर COOH था, या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, H लिख लें, या R था या H था, या क्या था NH2। अब होता क्या है कि अगर कोई अमाइनो एसिड फ्री है, किसी से बॉन्ड नहीं इसने बनाया हुआ, तो ये जो COH है इसका हाइड्रोजन निकल जाएगा। इसका हाइड्रोजन निकल के जो है वो यहाँ चला जाएगा। जब इसका हाइड्रोजन निकल के यहाँ गया तो स्ट्रक्चर में क्या चेंज आ जाएगा, मैं यहाँ यहीं बना लेता हूँ कि ये हाइड्रोजन निकल गया, मैंने आपको बताया, और ये यहाँ चला गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा NH2 की जगह NH3 और पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हुआ है पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जो इन दोनों के आपस में अट्रैक्शन है, ये COO और NH3 पॉजिटिव के आपस में अट्रैक्शन है, ये क्या है, ये आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, एक चीज जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती है, गेन करती है। यहाँ पर COH ने लूज किया, NH3 ने गेन कर लिया, आपस में बॉन्ड बन गया, क्या कहला रहा है, आयनिक बॉन्ड। और ये किस फॉर्म में होता है, कि हमेशा ज्यूटर आयन की फॉर्म में मौजूद होगा। इस आयन को हम क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन, इस आयन का नाम है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि आयनिक बॉन्ड किस फॉर्म में मौजूद होता है प्रोटीन में, तो आप कहेंगे ज्यूटर आयन की फॉर्म में मौजूद होता है। अच्छा, एक चीज और टर्शियरी स्ट्रक्चर में ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पर टर्शियरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन है, इसके अंदर, प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड होंगे वो क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटिंग। और जो सरफेस पे, यहाँ पर सरफेस पे अमाइनो एसिड मौजूद है, ये क्या है, ये हाइड्रोफिलिक है। क्यों हाइड्रोफिलिक है, ये इसलिए है क्योंकि टर्शियरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन जो है ये सारे फंक्शनल रोल जो है प्ले कर रही होती है। फंक्शनल प्रोटीन होती है एक्चुअली, मतलब जैसे एंजाइम है, फंक्शनल प्रोटीन या हार्मोन, कोई भी जो फंक्शन परफॉर्म कर रही हो तो फंक्शनल प्रोटीन है। और फंक्शनल प्रोटीन को किस में काम करना पड़ता है, जैसे एंजाइम है वो सेल के अंदर काम करेगा, तो सेल के अंदर क्या है, एक्वस मीडियम है, तो इसको एक्वस मीडियम के अंदर काम करना पड़ता है, एक्वस मीडियम में काम करना पड़ता है। तो अगर इसके हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड बाहर होते हैं तो एक्वस मीडियम में कैसे काम करता है, वाटर को हीट करता है। तो इसलिए बाहर सरफेस पे जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड है, वाटर लविंग अमाइनो एसिड है, तो ये वाटर में आराम से, एक्वस मीडियम में आराम से काम कर लेता है। ठीक है, अब अगला है जो है इसका है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। लास्ट स्ट्रक्चर है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या है कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो सुपर फोल्ड बना लेती हैं। जैसे टर्शियरी स्ट्रक्चर था, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये एक से ज़्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर मिल जाए और बहुत ज़्यादा फोल्ड्स बन जाए तो क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर प्लस टर्शियरी स्ट्रक्चर प्लस टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो अलग अलग टर्शियरी स्ट्रक्चर मिलते रहें, सुपर फोल्ड्स बन जाए, इससे क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये बहुत ही ना जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, बहुत ही उलझा हुआ स्ट्रक्चर होगा। इसकी एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, एग्जाम्पल में इसका है हीमोग्लोबिन। अच्छा, ये नम्स 2016 में इन्होंने पूछा भी है कि इसकी एग्जाम्पल क्या है, तो आपको ये पता होनी चाहिए, 2016। ठीक है, अच्छा, हीमोग्लोबिन का हमने पढ़ा है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है, हम डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। अब इसमें बॉन्ड्स कौन से मौजूद होते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स जो हैं वो होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होगा, आयनिक बॉन्ड मौजूद होगा। मैं आपको दोनों ही समझा चुका हूँ कैसे होते हैं दोनों। एक और बॉन्ड मौजूद होता है, वो क्या, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होते हैं।
तो ये अलग बॉन्ड है, तो इससे एमसीक्यू बन सकता है कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन किस में मौजूद है, तो ये सिर्फ क्वाटरनी में मौजूद है। तो जो अलग थोड़ी यूनिक चीज़ है उससे एमसीक्यू ज़्यादा बनते हैं, तो ये चांसेस ऐसे एमसीक्यू भी बन सकते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ये किस बेस पे करें? बेस्ड ऑन शेप करते हैं। बेस्ड ऑन शेप मतलब शेप की वजह से क्लासीफाई कैसी होती है प्रोटीन। तो दो तरह की होती है, एक फिब्रस होगी, एक ग्लोबुलर होगी। दोनों को डिफरेंस करके हम पढ़ लेंगे। फिब्रस क्या है? धागेनुमा प्रोटीन को कहते हैं, और ग्लोबुलर गोल प्रोटीन को कहते हैं। ठीक है, फिब्रस प्रोटीन में क्या है कि फिब्रल्स होंगे, मतलब धागेनुमा स्ट्रक्चर होगा, और ये क्या होगा, या तो स्फेरिकल होगा या इलिप्सोलॉइड। क्या मतलब स्फेरिकल मतलब गोल, इलिप्सोलॉइड का क्या मतलब अंडे की तरह जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर से बना होता है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा सेकेंडरी स्ट्रक्चर कि क्या क्या होता है, हेलिकल शेप होता है। और ये किससे, या तो टर्शरी से बना होगा या क्वाटरनरी से बना होगा, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं ऊपर। उसके बाद ये इनसॉल्युबल है एक्वस मीडियम में, एक मतलब वाटर वगैरह में क्या होगा, ये इनसॉल्युबल, तो ये क्या होगा, सॉल्युबल। उसके बाद क्या है, ये नॉन क्रिस्टलाइजेबल है, मतलब इसके क्रिस्टल्स नहीं बनते और इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइजेबल है ये। उसके बाद ये इलास्टिक प्रोटीन होती है, और ये नॉन नॉन इलास्टिक प्रोटीन होती है। इसकी एग्जाम्पल अब देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे सिल्क फाइबर्स, इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा मायोसिन प्रोटीन जो कि मसल में मौजूद होती है। उसके बाद केराटिन, केराटिन जो हमारे हेयर में, नेल में, स्किन में, फर में। ठीक है, फिब्रिन जो ब्लड क्लॉट बनाती है। ठीक है, कोलेजन, कोलेजन भी कहाँ कहाँ होगी, स्किन में, टेंडन, बोन। ठीक है, कॉर्निया, सब जगह मौजूद होगी। चलो मैं लिख देता हूँ ये कहाँ कहाँ मौजूद होगी, ये स्किन, टेंडन, बोन, कॉर्निया ऑफ आई, लिगामेंट, ये सारी जगह मौजूद होगी। उसके बाद केराटिन कहाँ मौजूद होगी, ये होगी हेयर, नेल, फर और आउटर स्किन में। ठीक है, उसके बाद एक आखिरी चीज ये कि ये डिसऑर्गेनाइज नहीं होती, डिसऑर्गेनाइज नहीं होती चेंजेस टू एनवायरनमेंट की वजह से। मतलब कोई एक्सट्रीम टेम्परेचर आया है, कोई भी चेंज एनवायरनमेंट पे आया है, तो ये टूटेगी नहीं, डिसऑर्गेनाइज नहीं होगी, चेंज टू एनवायरनमेंट। मगर ये क्या हो जाती है, ये डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज आए, पर टूट जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब थोड़ी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है, देखते हैं। अच्छा, ये कुछ प्रोटीन्स हैं जिनके फंक्शन मेंशन किए हुए हैं सिंध की बुक में, हम देख लेते हैं। ये सारी बुक्स में ही प्रोटीन्स मौजूद हैं, मगर सिंध की बुक में सबसे ज़्यादा है, तो सारी इससे कवर हो जाएंगे जितने भी बाकी बोर्ड्स में मौजूद हैं बुक्स में। अच्छा, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले दिया हुआ इन्होंने एक्टिन। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ एक्टिन इन्होंने, और जो है वो एक्टिन क्या है, मसल फॉर्मिंग प्रोटीन है। एक्टिन हमारे पास क्या होती है, मसल फॉर्मिंग प्रोटीन, मतलब मसल्स में मौजूद होती है। उसके बाद दूसरी प्रोटीन इन्होंने क्या दी, फिब्रोइन। फिब्रोइन प्रोटीन है, ये क्या है, ये कैडिस फ्लाई में मौजूद होती है। कैडिस फ्लाई कोई एनिमल है, उसमें मौजूद होती है, और उसको जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बाइंड करने में काम देती है, यही मेंशन है यहाँ पर। उसके बाद कॉन्ड्रोकैलिन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है, ये सेल के बाहर जितना भी एरिया होता है उसमें मौजूद होता है। सो कोलेजन, कोलेजन अभी हम देख भी रहे थे क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी देता है किसको, स्किन को। उसके बाद कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, बोन, टीथ। ठीक है, इन सबको क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी देता है। उसके बाद अगली प्रोटीन है इलास्टिन। इलास्टिन क्या है, ये रेजिलियंस और इलास्टिसिटी देती है किसको, टिश्यूज को और ऑर्गन्स को। उसके बाद फिब्रिलिन है, फिब्रिलिन एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब कि प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट इसमें ऐड होगा, और ये क्या है, फोर्स बेरिंग स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है इन इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें फोर्स है, जिनमें वजन है, उनको सपोर्ट कर रही होती है इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज में। उसके बाद जिलेटिन है। जिलेटिन क्या है, जिलेटिन एक्चुअली कोलेजन से ड्राइव प्रोटीन है। कोलेजन स्किन और बोन्स का जो कोलेजन होता है, उससे ऐसी ड्राई प्रोटीन है जिसमें न्यूट्रिशन है। ठीक है, उसके बाद स्क्लेरा प्रोटीन, कोई एक प्रोटीन नहीं है, ये आई के स्क्लेरा में मौजूद होती है, तो इसलिए इन्होंने नाम दे दिया स्क्लेरा प्रोटीन, कोई प्रोटीन की क्लास नहीं है। तो इन स्क्लेरा में क्या क्या मौजूद होता है, केराटिन होता है, कोलेजन होता है, इलास्टिन होता है, फिब्रिन होता है। ठीक, उसके बाद टाइटिन है। टाइटिन क्या है, ये इलास्टिक स्टेबलाइजेशन देती है किसको, मतलब स्टेबलाइज करती है किसको, मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट को। दोनों कहाँ मौजूद होते हैं, ये दोनों मसल में मौजूद होते हैं, दोनों को क्या करिए, स्टेबलाइज करिए। उसके बाद ट्यूबुलिन है। ट्यूबुलिन क्या है, माइक्रोट्यूबुल फॉर्मिंग प्रोटीन है, ये सेल के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद केराटिन है, ये हेयर और नेल बनाती है। ठीक है, फर भी बनाती है, तो हमने अब ये भी देखा थोड़ी देर पहले। उसके बाद एक एक प्रोटीन और है जो फेडरल में मेंशन है, वो क्या है, हिस्टोन।
हिस्टोन एक्चुअली किस में होती है? हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होती है डीएनए में, ठीक है? डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन जो है वो मौजूद होगी। उसके बाद ये देखते हैं फंक्शनल प्रोटीन्स इन्होंने बताया हुआ है। फंक्शनल प्रोटीन क्या है? ये भी सिंह की बुक से ही देखा है, बाकी सारी बुक्स में भी जो है कवर हो रहा है ऑलरेडी। डाइजेस्टिव प्रोटीन से क्या-क्या आ जाएगा? अमाइलेज आ जाएगा, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है? क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करेगा। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन है, ठीक है? हीमोग्लोबिन क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराएगा। एल्ब्यूमिन क्या करेगा? लिम्फ मतलब कि अगर ये ब्लड वेसल है, इसके बाहर फ्लूइड को लीक होने से बचाएगा। हार्मोन्स हैं क्या? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ठीक है? और हमने पढ़ा था ग्लूकागॉन भी आ जाता है। ग्लूकागॉन भी आ जाएगा। ये क्या करता है? हॉर्मोन्स एक्चुअली क्या है? केमिकल मैसेंजर्स हैं, मतलब एक जगह से केमिकल मैसेज दूसरी जगह लेके जाएँगे। तो यही बात मेंशन है कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शन ऑफ बॉडी, मतलब एक जगह से मैसेज दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो उनको आपस में क्या करें? कोऑर्डिनेट करें। डिफेंस डिफेंस का मतलब हार्मफुल सब्सटेंस जो बाहर का जो कोई भी सब्सटेंस आया जैसे बैक्टीरिया आ गया उससे बचाना। ये क्या है? इम्यूनोग्लोबिन जो एंटीबॉडीज भी कहलाते हैं और इंटरफेरॉन्स का काम है। कॉन्ट्रैक्टाइल का क्या मतलब? एक्टिन मायोसिन दोनों किसमें मसल में मौजूद है और मसल कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं। स्टोरेज प्रोटीन क्या है? लेज्यूम स्टोरेज प्रोटीन है। ये कहाँ? प्लांट के सीड्स में होगी, सीड्स में। और ये एग वाइट में एल्ब्यूमिन मौजूद होगा, ठीक है? इसमें क्या है? ये दोनों क्या करती हैं कि दोनों अपने प्लांट का चाहे एम्ब्रियो हो या एनिमल का एम्ब्रियो हो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो ये है आपकी फंक्शनल प्रोटीन्स।